हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 1 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 1 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। रिवीजन कर लेते हैं। 30 सितंबर को हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पढ़े थे कि अभी हाल ही में राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अबॉर्ड द यूनिकॉर्न नाम से स्मारक बनाया गया असम गवर्नमेंट के द्वारा। अभी हाल ही में पहली बार टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हरा करके टेनिस के जो कप है, लेवर कप, ये जीता है, जो कि आयोजित किया गया था लंदन शहर में। अभी हाल ही में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है केरल का जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे। चर्चे में रहा जो इयान चक्रवात है, इसके कारण अभी हाल ही में क्यूबा, जो कि एक कैरिबियन कंट्री है, इसने आपातकाल की घोषणा कर दी है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जहां 60 वर्ष बाद फिर से बाघों को बसाया जाएगा। अभी हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को विस्तारित कर दिया है इस साल के लास्ट यानी कि दिसंबर तक। कम दूरी पर वॉर करने वाली जो एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, ये लॉन्च की गई है डीआरडीओ के द्वारा। मोहम्मद बिन सलमान अभी हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं और 29 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। हालांकि 10वां क्वेश्चन जो कल था पीएफआई से रिलेटेड था, तो मैंने कहा भी था आप लोगों को कि इसे हम फिर से रिविजन करेंगे, यानी कि कल फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि आज ही का मैंने बताया था कि पीएफआई के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल आप लोगों ने बीपीएससी का पेपर देखा होगा, मैंने शेयर किया था हालांकि टेलीग्राम में, और ये भी शेयर किया था कि 27 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो कि पढ़ाए हुए हैं। यदि आप लोगों ने बीपीएससी का पेपर नहीं देखा होगा तो ध्यान से देखिएगा। 27 क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं। वो कैसे शेयर किए हैं कि मतलब जैसे आप लोग अप्रैल से मुझसे जुड़े हुए हो, तो अप्रैल से अभी सितंबर तक आप लोगों ने जो मुझसे यूट्यूब पर पढ़ा, ये तो आपको फ्री क्लासेस में प्रोवाइड करा ही रही हूँ। जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं, जिन्हें मैंने 2021 से लेकर के 22 तक का करंट अफेयर, फिर इसके अलावा टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर कराई थी, तो ऐप वाले स्टूडेंट को तो ए टू जेड चीज मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ा चुकी हूँ। 27 क्वेश्चन मैंने एज इट इज पढ़ाए जो आपके करंट में पूछे गए। लेकिन यदि आप स्टैटिक जीके देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चौरा चौरी का डिस्कशन आया, उत्तर प्रदेश की घटना थी, फिर उसके अलावा एक उद्धम सिंह वाला सवाल था। मैंने कभी भी आपको स्टैटिक जीके में ये सारी चीजें बताते रहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो फैक्ट लिखे थे, तो स्टैटिक चीजें भी यदि आप देखो, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, 1-2 साल से भी जुड़े हैं, यदि उन स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप ये मान के चलिए 40 से 45 क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे सिर्फ करंट की क्लास देखने से। ठीक है, मैं पूरा कल पेपर देखी हूँ, उसके बाद एनालिसिस किया है मैंने, वो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कल भी मैंने कहा था कि पीएफआई के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी मिशन ऑक्टोपस संबंधित है। क्योंकि अभी हाल ही में जो ईडी है, जिसे आप प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं, इसने पीएफआई के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया, तो इस ऑपरेशन कोड का नाम क्या रखा गया है? ऑक्टोपस रखा गया है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं पीएफआई की फुल फॉर्म, यहां पर मैं लिख देती हूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एक लाइन में यदि मैं कहूं तो ये एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पीएफआई। अभी हाल ही में ना इसे बैन कर दिया गया 5 साल के लिए, और इस पर जो कार्रवाई की जा रही है, 5 साल का बैन लगाया गया है। ये सारी क्या चीजें हैं आगे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी क्या हुआ है कि सरकार ने इस जो पीएफआई है, इस पर एक गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को आप कह सकते हैं, इन्हें कट्टर बनाने और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की बात, मतलब कि आरोप लगाया है पीएफआई के ऊपर। आरोप ऐसे ही नहीं लगे होंगे, कुछ ना कुछ सबूत तो मिले हैं, तभी आरोप लगाए जा रहे हैं और इसे बैन किया जा रहा है। देखिए पिछले दिनों क्या हुआ था, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, भारतीय जांच एजेंसी आप इसे कह सकते हैं, और जो ईडी है, ईडी यानी कि वही प्रवर्तन निदेशालय, इसने पीएफआई के अलग अलग राज्यों में मौजूद कुछ ठिकानों पर छापेमारी की थी और पीएफआई के कई मेंबर्स को इसमें गिरफ्तार किया गया था। क्या रीजन है कि ये आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। अभी गृह मंत्रालय ने अभी क्या अधिसूचना जारी की है कि पीएफआई से जुड़े, मतलब पीएफआई और इससे जुड़े जो छोटे छोटे संगठन है, ये देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। मतलब ये कुछ ऐसा गुप्त एजेंडा चला रहे हैं जो कि देश हित में नहीं है, लोकतंत्र को कमजोर बनाने का कार्य कर रही है। यदि मैं बात करूं पीएफआई की, इसका गठन कब हुआ था, देखिए मैं आपको बताऊं, पहले इसके बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं कि अस्तित्व में आया कैसे। 1980 की बात है, जब अपने देश में ना हिंदुत्व की भावना कुछ ज्यादा
मजबूत बन रही थी, मतलब कि उग्र हिंदुत्व का प्रसार हो रहा था। और लगभग लगभग 1992 के आसपास, जब आप लोगों को याद होगा बाबरी मस्जिद वाली घटना, आप आज भी आप पढ़ते होंगे, तो बाबरी मस्जिद उस समय गिराया गया 1992 में। तो उस समय ना राजनीतिक दृष्टि से कह लीजिए या धार्मिक दृष्टि से मुस्लिमों की या एक वर्ग विशेष को मैं टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन जो पीएफआई का जो अभी मौजूदा मुद्दा चल रहा है उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें मुसलमानों की सोच में एक बदलाव देखने को मिला, मतलब राजनीतिक पार्टी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें। तो इसके बाद ना फिर तीन प्रमुख पार्टियां या संगठन, पार्टियां तो हम नहीं कहेंगे, तीन प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन जो कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही थी, जैसे कि एक केरल में काम कर रही थी। मैं यहां लिख दूं क्या? देखिए, केरल में एनडीएफ, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। चलिए, केरल में जो एनडीएफ थे, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, और तमिलनाडु में मनिथा निधि परासाई, और कर्नाटक का एक संगठन था कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी। इन तीनों ने मिलकर, मतलब कि अलग अलग वैसे इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इन तीनों जो संगठन है आपस में तालमेल मिलने लगा इनका 2004 में, है ना। फिर इन्होंने 2006 में बैठक की केरल के कोझिकोड में, बैठक की और तीनों मिल गए, आप कह सकते हैं तालमेल जमा सबका, और ये विलय हो गए यानी कि मिल गए। और ऑफिशियली आप कह सकते हैं 17 फरवरी 2007 में पीएफआई की स्थापना हुई, या इसका गठन कह सकते हैं। ये पीएफआई की स्थापना 2007 ही मानिए। ये 23 राज्यों में फैला हुआ है और ये 4 लाख सदस्य होने का दावा करता है। वैसे अपनी वेबसाइट पर इसने राष्ट्रीय एकता और अखंडता जैसी बातों की पुष्टि करता है कि हम राष्ट्रीय एकता चाहते, अखंडता करते हैं, लेकिन अभी सरकार इस बातों को डिनाई कर रही है ना। क्योंकि अभी कुछ ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिसके देश विरोधी एजेंडा चलाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही बाहर से फंडिंग लेकर के देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, इसके लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। तो इस पर एक्शन ले रहा है अभी। गृह मंत्रालय भी काफी इसमें एक्टिव दिखा, तो इसके लिए इसके खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन ऑक्टोपस, जो कि ईडी ने चलाया है। सीबीआई ने अभी एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। कल मैं आपको आहट और अमानत के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि रेलवे के द्वारा चलाया गया था, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन गंगा। पेपर उठा करके देख लो, कल बीपीएससी में एग्जैक्ट यही सवाल बना था। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। अगला प्रश्न, जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसमें से जो ओडिशा है, जनजातियों के लिए विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा का अनावरण किया है। मतलब कि इस इंसाइक्लोपीडिया में ओडिशा के जितने भी ट्राइब्स हैं, वन क्लिक पर इनकी सारी जानकारी ये मिल सके। तो विश्व कोश को जारी करने का मेन पर्पस यही है कि जनजाति समुदाय और सांस्कृतिक पहचानों को बिखरने से बचाना है। तो यदि मैं बात करूं ओडिशा की, इसकी राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। 2018-19 में यहाँ की एक हल्दी है ओडिशा की, कंधमाल हल्दी, जिसे जीआई टैग मिला था। बेसिक चीजें आप जानते हैं, लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा सीटें आती हैं 210, 21-10 माफ कीजिए 147 होगी, 210 नहीं है। ये ट्रिक मैंने आपको याद कराई थी, थोड़ी लंबी ट्रिक थी। चलिए ऐसे ही बता देती हूँ, 21-10-147 लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें हो जाएंगी। एमएसएमई सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड ओडिशा को ही मिला है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम था जो इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में भी ओडिशा टॉप पर रहा है। यहाँ का चांदीपुर, मतलब कि मैंने आपको काफी बार बताया यहाँ के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। और भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है, इसके अलावा राउरकेला में बिरसा मुंडा के नाम पर भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है, इसका अनावरण भी किया गया है। बात की जा रही भारत के पहले राज्य की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। ये भी आपके बीपीएससी का सवाल बना था, लेकिन ऑप्शन में ना कर्नाटक था ना हिमाचल प्रदेश, क्योंकि अभी भी काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कर्नाटक ने पहले लागू किया था तो कि हिमाचल प्रदेश ने। याद रखेंगे, कर्नाटक ने लागू किया था एनईपी सबसे पहले, ऑप्शन में नहीं था, पांचवा ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो पांचवा ही इसमें से करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश, गायों के संरक्षण के लिए ई कैबिनेट का गठन करने वाली पहली राज्य ये मध्य प्रदेश है। इसके अलावा बालिका पंचायत का गठन करने वाला पहला राज्य यदि पूछा जाए तो ये गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? अभी तक मैं मुकुल रोहतगी बता रही थी, लेकिन ये डिनाई कर दिया इन्होंने। तो के वेणुगोपाल के बाद अब मुकुल रोहतगी ने आर वेंकट रमणी
ये भारत के अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं और ये रिप्लेस कर रहे हैं के वेणुगोपाल को। फिर से मैं आपको बता दूं, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, मैंने आपको डिफरेंस बताया था जहां तक हो, हाँ काफी बार बताया, आर्टिकल कुछ याद कराए थे, फिर से बता दूं क्या? चलिए एक तरफ लिख ही देती हूँ। महान्यायवादी जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, तो केंद्र में क्या होता है? महान्यायवादी, और राज्य में होता है महाधिवक्ता जो कि राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अब आर्टिकल, तो महान्यायवादी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल याद रखा आप लोगों ने? 76। 89 प्लस करने की ट्रिक बताई थी मैंने, तो इसमें प्लस 89 कर दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा? 165। आर्टिकल 165 में है महाधिवक्ता के बारे में और 76 में है महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी की शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें राष्ट्रपति दिलाते हैं, जबकि महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। किसकी शपथ दिलाते हैं? तो वही पद और गोपनीयता की दिलाते हैं। एक आर्टिकल और याद रख लो, आर्टिकल 88, इसके तहत जो महान्यायवादी होते हैं, ये एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। सेम इसमें फिर से आप 89 प्लस कर दो तो निकल आएगा आर्टिकल 177। महाधिवक्ता एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो कि विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी इसकी बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ये आप लोगों को याद रखना है। अनिल चौहान, ये रिसेंटली भारत के नए सीडीएस बनाए गए हैं, और डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए अध्यक्ष समीर वी कामत बन गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए 3 सालों के लिए एक साथ प्रोवाइड कराए गए हैं शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलन और कुमार सानू। 2019, 20, 21, 3 सालों के लिए, मतलब कि इन तीनों को, एक्चुअल में 4 है, अनाथ मिलन 2 व्यक्ति हैं, शैलेंद्र सिंह 1, कुमार शानू 2, अनाथ मिलन, जैसे कि आप विशाल शेखर की जोड़ी पढ़ते हैं, शादी साजिद वाजिद की पढ़ते थे, हालांकि वाजिद खान जिनका निधन हो गया है, और ऐसे में अनाथ मिलन की जोड़ी, अनाथ मिलन, ये कुमार सानू, और फिर एक शैलेंद्र सिंह, इन तीनों को ही, ये तीनों प्लेबैक सिंगर हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसकी शुरुआत 1984 से की गई थी। वैसे लता मंगेशकर जी की जयंती अभी हाल ही में 18 सितंबर को मनाई गई। इनका निधन हो चुका है। 2001 में इन्हें भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, भारत रत्न, इससे सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, तो भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। यही कुछ स्टैटिक के कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, बता देती हूँ एग्जाम में, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न फंस जाते हैं। ठीक है। और लता मंगेशकर की जी की ही स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत हुई है, जिसके पहले विजेता नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश के सभी गांव में चयनित यानी कि कुछ चुनिंदा कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसने देश भर में चुनिंदा गांवों में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए, यानी कि वाटर लेवल कितना है ये चेक करने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया है। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंजेस की समस्या बढ़ रही है, अभी भी कुछ ग्रामीण इलाकों में या कुछ पिछड़े वर्ग के क्षेत्र होते हैं जहां हर साल हम गर्मी में पढ़ते हैं कि जो जल स्तर है ये पिछले साल से और कम हो गया है, सूखा और बढ़ते जा रहा है, और आने वाले समय में पता नहीं क्या स्थिति होती है। ये देखने के लिए, जल स्तर को ट्रैक करने के लिए गांवों में यानी कि विलेज एरिया में वाटर लेवल को चेक करने के लिए जलदूत ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है। मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वाटर मैनेजमेंट में सुधार की सरकार काफी सारे कदम उठा रही है। आपको याद होगा जल शक्ति अभियान, जिसकी शुरुआत 2019 से की गई थी, जिसका पर्पस था कि 2024 तक भारत के हर राज्य में, मतलब कि हर घर में नल का कनेक्शन ये पाइपलाइन के थ्रू ये पहुंचाया जा सके। ठीक है। तो ऐसे में अब जलदूत ऐप लॉन्च कर दिया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो यदि मैं पूछूं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे गिरिराज सिंह। उद्योग मंत्रालय का डिस्कशन आया है। अच्छा, उद्योग मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? चमड़ा उद्योग के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया था। जल मंत्रालय तो जल शक्ति अभियान, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा है, ये भी आपको मालूम है। अच्छा, कृषि मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? नरेंद्र सिंह तोमर है। और जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन एनकोवैक्स, माफ कीजिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनका निर्वाचन क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश है।
जानवरों के लिए भारत की पहली कोरोना वैक्सीन इन्होंने ही लॉन्च की थी, इनकोवैक्स नाम था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बनाया जाएगा, इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये रानीपुर के नाम पर होगा। पहला था दुधवा, दूसरा पीलीभीत, तीसरा अमनगढ़ और अब चौथा यहाँ का टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है बुंदेलखंड में। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी तो उद्घाटन किया था, अभी उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए आज मैंने ना मैप में उत्तर प्रदेश नहीं रखा है ताकि मैं आप लोगों को टाइगर से रिलेटेड कुछ एडिशनल जानकारी दे सकूं। तो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये यहाँ का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है और 27 सितंबर 2022 को ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश का चौथा, लेकिन इस बुंदेलखंड क्षेत्र का ये पहला टाइगर रिजर्व होगा। बुंदेलखंड किसे कहते हैं मालूम है आप लोगों को? ये मध्य प्रदेश का नक्शा है ना, यहाँ से उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यही बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कहलाता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये भी ठीक है, चौथा होगा। पहले कौन तीन थे ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए टाइगरों की संख्या को मतलब बचाने के लिए टाइगरों को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। कल भी ये सवाल आपके बीपीएससी में पूछा गया था। वर्ल्ड टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। चौथी टाइगर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में, वैसे पूरे भारत में देखा जाए तो 2967 ये एग्जैक्ट टाइगरों की संख्या याद रखेंगे क्योंकि आंकड़े पूछे जाते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टोटल कितनी यदि पूछा जाए तो ये 526 हो जाएंगे। भारत में 52वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। लेकिन 53वां ये अब घोषित हो ही चुका है एक प्रकार से, जो छत्तीसगढ़ में है ना, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला इनको विलय करके ये 53वां होगा। अगला प्रश्न है, विश्व अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को विश्व अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह भाषा पेशेवरों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिनका काम संवाद, समझ और सहयोग के माध्यम से राष्ट्र को एक लाने में मदद करता है। इस बार की थीम थी एक दुनिया बिना बाधाओं, एक दुनिया बिना बाधाओं की। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। चलिए फिर से रिलेट कर ले क्या हम कुछ दिन। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जबकि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस अब हम 5 अक्टूबर को पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने, जैसे कि 8 सितंबर को लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस आप लोगों ने पढ़ा है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस यानी कि बैम्बू डे, 21 सितंबर को शांति दिवस अल्जाइमर डे, 22 सितंबर को राइनो दिवस, 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस। ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन, देखिए नवाचार की मैं बात कर रही हूँ। नवाचार के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत को रखा गया है 40वें स्थान पर। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। इसमें कि भारत को 40वां स्थान मिला है। टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्वीडन। स्विट्जरलैंड वैसे पिछले वर्ष भी टॉप पर थी, तो भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये रैंकिंग रिलीज की जाती है। देखिए भारत में कौन रिलीज करता है, यहाँ अलग से लिख देती हूँ मैं। भारत में नवाचार के मामले में जो रैंकिंग रिलीज की जाती है, नीति आयोग रिलीज करता है। तो नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स में, जिसे आप क्या पढ़ा है मैंने आपको, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें कौन टॉप पर है? तो लगातार इसमें कर्नाटक ही टॉप पर बना हुआ है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, भारत की रैंकिंग 40वीं है। फिर से यदि रिलेट करोगे तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया 66 में, टॉप पर अमेरिका हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पर यूएसए हो जाएगा। फिर करप्शन इंडेक्स में यानी कि भ्रष्टाचार में इंडिया 85 में है, टॉप पर डेनमार्क हो जाएगा। चलिए 3-4 इंडेक्स फटाफट से रिलेट कर लेते हैं जो कि हाल ही के दिनों में रिलीज किए गए हैं और इंडिया की रैंकिंग बता देती हूँ। शांति के मामले में भारत 135वें स्थान पर आ गया है। टॉप पर कौन सी कंट्री है? आइसलैंड।
जेंडर जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के बारे में, जेंडर गैप इंडेक्स कह लें, इसमें भी भारत 135 है और टॉप पर आइसलैंड हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया 150 में है, टॉप पर नॉर्वे हो जाएगा। फिर हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली, क्या रैंकिंग है भारत की? 136वीं, टॉप पर फिनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ? गुरुग्राम में। 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैला ये सबसे बड़ा दुनिया का जंगल सफारी होगा। तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह फैसला कर रही है, ताकि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ विजिट करने आए, और लोग विजिट करने आएंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ इनकम बढ़ने के और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वैसे वर्तमान में सबसे बड़ा पार्क अभी तक कहाँ है? सफारी पार्क शारजाह में है, अभी फरवरी में ही खोला गया था, और जिसका क्षेत्रफल 2,000 एकड़ है। लेकिन अब 10,000 एकड़ के क्षेत्रफल के साथ गुरुग्राम में सबसे बड़ा दुनिया का सफारी पार्क ओपन होने जा रहा है। इसी गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी ओपन किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ हो जाएगी। और यहाँ के दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, एक सुल्तानपुर हो जाएगा, दूसरा कलेसर नेशनल पार्क हो जाएगा। हेलीपोर्ट, मतलब भारत में पहली बार एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत है ना, जो यहाँ हिसार से ही की गई थी। इसके अलावा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन है ना, जो ये यहीं से किया था। स्टूडेंट के लिए यहाँ जो चिराग योजना शुरू की गई थी, ये भी चर्चे में रही थी। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन आयोजित किया गया। अब बात की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े की, तो केरल के कोट्टूर में दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये तो अब आप लोगों को रट चुका होगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर है। और भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल अंगदान स्मारक, ये राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? आशा पारेख को। रजनीकांत को 2019 में सम्मानित किया गया है, 2018 में अमिताभ बच्चन जी को, ये 2020 वाला है, मैं फिर से इसे अपडेट करना भूल गई हूँ, कर दूंगी। कंगना रनौत 4 बार की नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता है दादा साहब फाल्के के नाम पर कंट्रीब्यूशन, फिल्मों में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र, तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु है। आज का सवाल है, सीबीआई ने बाल यौन शोषण के खिलाफ किस अभियान की शुरुआत की है? डिटेल लिख सकते हैं, सबके डिटेल भी लिखेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ना लिखते हैं ना तो ये आप अपना खुद का दिमाग मजबूत करते हैं। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मुझे इतनी सारी चीजें याद कैसे रहती हैं, यदि मैं आपको बताऊं शायद आपको बिलीव ना हो। मैं भी कॉमेंट लिख लिख के मुझे याद रहते थे, तभी मैं ऑप्शन उसके डिटेल लिख लिख के अपनी चीजों को या याददाश्त को शार्प कर दी थी। इसलिए मुझे बीते 2-3 साल से करंट अफेयर याद है। ऐसा नहीं कॉपी में लिखती थी, कमेंट में ही लिखना शुरू किया था मैंने। कभी कॉपी में नोट्स नहीं बनाए, बस कमेंट में लिख लिख के ही अपने करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग किया है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।